Okay, this is your chapter 7 integration. Today is our first class. अब इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि फॉर्मूलेज ऑफ डेरिवेटिव्स जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हैं वो याद होने चाहिए, तभी हम ये वाला चैप्टर कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे आपका पहली स्क्रीन आ रही है, ये देखिए, ये फॉर्मूले हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। अब आप देखते जाइए कि यहाँ क्या है। इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक फिर मोबाइल को स्टैंड पे लगाऊं और उससे दिखाऊं, इससे बेहतर है कि उसको मैंने स्निपिंग टूल से स्निप करके यहाँ पे दिखा दी। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बिल्कुल उसका रिवर्स है, बिल्कुल उसका उल्टा चलता है। इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन, वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एंड आस्क्ड टू फाइंड इट्स प्रिमिटिव, दैट इज द ओरिजिनल फंक्शन. Such a process is called integration और एंटी डिफरेंशिएशन. इन दोनों नाम में से कुछ भी लिखा होगा, written integration or it is written anti differentiation or it is written anti derivative, इसका मतलब यही है कि आपने उसका इंटीग्रेशन निकालना है। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपने उसका इंटीग्रेशन निकालना है, राइट? तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन दिखा रखा है, आपको याद दिलाने के लिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज कॉस एक्स। एक्स क्यूब अपॉन 3 का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है हमारा, क्या होता है? 3x square. 3x स्क्वायर। तो 3 and 3 इज कैंसिल्ड और x स्क्वायर ये मेरा आंसर आ गया। इसी तरह से e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। तो इसमें हमारा कोई चेंज नहीं होता है। इवन इंटीग्रेशन होगा तो भी यही रहेगा और डिफरेंशिएशन है तो भी यही रहेगा। अब यहाँ पर फर्क क्या आने वाला है? ऐसा नहीं है कि हम उसको लिख देंगे और उसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं उन्हीं फंक्शंस में एक c और ऐड कर दे रही हूँ, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं कैपिटल C ऐड कर दूंगी, तो भी मेरा डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मेरा डेरिवेटिव क्या रह रहा है? cos x ही रह रहा है। यहाँ पर भी x स्क्वायर ही रह रहा है और यहाँ पे e की पावर x ही रह रहा है। बिकॉज जब हम इस c का डेरिवेटिव निकालते हैं वो तो 0 हो जाता है, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज 0। तो इस c से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये c इसलिए लगाया जा रहा है बिकॉज जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे इस cos x का, तो हमारा आंसर आने वाला है sin x plus c. And why this constant c is added? देखिए, thus anti derivatives of the above cited function are not unique. यानी कि एंटी डेरिवेटिव जो है वो sin x का भी cos x आ रहा है और sin x plus c का भी cos x आ रहा है. Actually, there exist infinitely many anti-derivatives of each of these functions, which can be obtained by choosing c arbitrarily from the set of real numbers. For this reason, c is customarily referred to as arbitrary constant. In fact, c is the parameter by varying which one gets different anti-derivatives of the given function. इस c का देखिए, जब हम डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे तब तो हमारे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ c लिखते जाते हैं। लेकिन जब हमारे को उसकी लिमिट्स दे रखी होंगी, मींस दे विल बी डेफिनेट इंटीग्रल, मींस सम लिमिट विल बी देयर 0 to 2, 0 to 5, तब इस c की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम, जैसे हमने cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा बन जाएगा sin x plus c। और इस तरह से इसलिए बिकॉज बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन सेम है, c की वैल्यू कितनी भी चेंज होती जाएगी, आपका जो डेरिवेटिव जो है वो सेम रहने वाला है। अब देखिए सिंबल क्या है हमारा इंटीग्रेशन का। वी इंट्रोड्यूस अ न्यू सिंबल, नेमली दिस। ये आपको दिख रहा है, एक लंबा सा एस टाइप का डंडा सा दिख रहा है, जिसमें ऊपर से एक तरफ थोड़ा सा मुड़ा रहता है और नीचे की तरफ मुड़ा रहता है, fx dx, which will represent the entire class of antiderivatives read as the indefinite integral of f. Indefinite लिखा है ना, because यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगी है। जब डेफिनेट आएगा तो यहाँ से कुछ आ जाएगा, 2 से लेकर 3 तक fx dx या 3 से लेकर 5 तक, समथिंग विल बी देयर। तो ये मेरा इंटीग्रेशन का साइन है, सिर्फ आपको बताने के लिए ये लिखा हुआ है कि दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके बाद देखिए हमारे को क्या याद।
इसको हम क्या क्या कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, अगर ये इस तरीके से लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स मीन्स इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें जो एफ एक्स है वो क्या चीज है, दैट इज द इंटीग्रैंड, यानी कि जो फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है उसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड। x in fx dx, x क्या है हमारा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा वेरिएबल रह गया x। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, फाइंड द इंटीग्रल, यानी कि आपको जो भी फंक्शन दे रखा है उसको इंटीग्रेट करना है। एंड इंटीग्रल ऑफ f, यानी कि ये भी वही चीज है, आपको कहा जाए फाइंड एन इंटीग्रल ऑफ f, जो भी फंक्शन दे रखा है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा अ फंक्शन f सच दैट f डैश x इज इक्वल टू fx, यानी इसका इंटीग्रेट करेंगे आप fx का और आपको f डैश x मिल जाएगा, मींस जो रिवर्स करते हैं। इंटीग्रेशन इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, आपको क्या मिलेगा, सब जगह लिखा हुआ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, जो अभी अभी हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट माना है उसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। एनी रियल नंबर c कंसिडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम फॉर्मूलेज पर कि आपके डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज में क्या फर्क हो गया। देखिए, आपने डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा था x टू द पावर n प्लस 1, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 x टू द पावर n, और नीचे भी n प्लस 1 है, n प्लस n 1 और n प्लस 1 कैंसिल हो गया, विल बी गेटिंग एज x टू द पावर n। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, x की पावर n का जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगी, ये dx साथ में लिखा होता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाता है, यानी एक पावर ऐड हो जा रही है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इस c को बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज ये लिखे बिना आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं होता है, अगर ये भूल गए तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। अगर जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब क्या बन जाएगा, x to the power 4/4 x plus to 4 the power 4 upon 4। अब देखिए यहाँ पे दूसरा दे रखा है, जब आप डेरिवेटिव ऑफ x निकालते हैं तो ये 1 हो जाता है, तो जब आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 निकालेंगे तो आपका x प्लस c हो जाएगा। आप बिल्कुल देखेंगे एकदम रिवर्स चल रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ मत सोचेगा कि हमारा तो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव तो हम 1 का 0 लिख देते थे, लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो 1 का 0 नहीं होता है, x होता है, x प्लस c। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता था, तो cos x का डेरिवेटिव होता है sin x प्लस c। अब यहाँ पे आ जाता है, मैंने देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, लेकिन हमने क्या किया, उस माइनस को हमने इस तरफ ले आए हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x होता है sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है माइनस cos x। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वहां पर cos x का माइनस sin x होता था, यहाँ sin x का माइनस cos x प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ माइनस cot x इज cos x स्क्वायर x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर इज माइनस cot x। ठीक है ना, ये फॉर्मूलेज है जो आपको याद करने, इट इज गिवन इन योर बुक, आप अपनी बुक में देखते जाइए और मार्क करते जाइए, एकदम याद कर लीजिए इन फॉर्मूलेज को। अगर आपको डेरिवेटिव्स के याद है तो इंटीग्रेशन के याद करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाली है। sec x का डेरिवेटिव होता था sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो डायरेक्ट sec x प्लस c। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ माइनस cosec x इज cosec x cot x, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन निकालेंगे हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। अब यहाँ पे इनवर्स का आ गया, हमने इनवर्स के भी पढ़े हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x प्लस। इसी तरह से cos इनवर्स x का जो भी माइनस हमारा आ रहा था, माइनस को हम ले आते हैं